वेलकम बैक। पहले गलवान और फिर समंदर की गहराइयों में भारत की कूटनीति से मात खा चुके चीन को अब एक और जोर का झटका बहुत जोर से लगा है और ये झटका उसे मिला है नेपाल से। हिमालय की गोद में बसे इस छोटे मगर बेहद अहम मुल्क ने अब चीन की गोद से उतरने का मन बना लिया है। नेपाल के पीएम ओली के एक मास्टर स्ट्रोक ने शी जिनपिंग की तमाम प्लानिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आलम यह है कि नेपाल को छिटकता देख चीन ने बहुत तेजी से कूटनीतिक चाल चलनी शुरू की। भारत के हाथों मिली सबसे ताजा शिकस्त ने चीन को बुरी तरह तिलमिलाकर रख दिया है। नेपाल की भारत से दोस्ती, चीन को लगी करारी चपत। ड्रैगन को सताने लगा डर। 促进务实合作，巩固传统友好，发挥了积极作用。 चीन को जोर का झटका। चीन की गोद से छिटका नेपाल। यत्रो नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ, हुँदै नभएको ढङ्गले चाहिँ हत्या गरिएको छ संसद भङ्ग गरेर। यस्तो बेलामा लोकतन्त्रवादी देशहरू किन नबोलेका होलान्? ओली का मास्टर स्ट्रोक चीन चित। हिमालय की गोद में बसा नेपाल अब चीन से छिटक गया है। एक मुल्क अपने ही एक पड़ोसी देश से दूर होकर दूसरे पड़ोसी के पास हो गया है। भूगोल के हिसाब से नहीं बल्कि समाज, सियासत और कूटनीति के हिसाब से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने इशारों पर नचाने वाले ड्रैगन को बहुत जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। भारत के और नजदीक खिसक कर या यूं भी कहें कि भारत से दोस्ती करके नेपाल के पीएम ने चीन और उसके खतरनाक मंसूबों को एक जबरदस्त पटखनी दी है। नेपाल के मौजूदा रुख और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मास्टर स्ट्रोक को देखकर शी जिनपिंग को अब डर सताने लगा है। और ये उसी डर का कमाल है कि इस वक्त चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उस प्रेस को बुलाकर रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं जिस प्रेस को वो अभी तक घास तक डालना मुनासिब नहीं समझते थे। 为两国增进政治互信、深化治理互鉴、促进务实合作、巩固传统友好，发挥了积极作用。今年是中尼建交65周年，中联部有关团组访尼，旨在围绕疫情防控、治国理政、合作发展。 भारत का साथ पाकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करके ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की थी। नेपाल के जबरदस्त पलटवार से घबराए शी जिनपिंग आनन फानन में अपने उप मंत्री की अगुवाई में चीन के 4 नेताओं को नेपाल भेज रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में नेपाल की दोस्ती चीन के साथ बढ़ी है तो उसका नकारात्मक असर भी देखने को नजर आया है। जैसे जितनी अस्थिरता पिछले कुछ दिनों में नेपाल की राजनीति में आपने देखी होगी उसमें साफ जाहिर है कि चीन का असर है और किस तरह से एक तरह से कृत्रिम तरह से ओली की सरकार को बनाए रखने की कोशिश लगातार बनी रही पूरे साल और अब भी जारी है। तो उसकी क्या कीमत है वो शायद हमें बाद में पूरी तरह से उसकी समझ जाएगी जब पता चलेगा। दरअसल सीमा मुद्दे को लेकर तनाव के बीच करीब 1 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में फिर गर्मजोशी देखी जा रही है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे
और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल की यात्रा पर आए। भारत ने नेपाल के साथ ये दोस्ती ऐसे समय पर बढ़ाई जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इस इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव को कम करने और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आए। भारत की ओर से इतने शीर्ष स्तर पर यात्राओं से चीन में शी जिनपिंग तनाव में आ गए और फौरन अपने रक्षा मंत्री को नेपाल की यात्रा पर भेज दिया। नेपाल की ये जो कोशिश है कि अपनी संप्रभुता को, भूमि को किस तरह से बचाए रखे, शायद उस पर वो कमजोर होता नजर आता है, क्योंकि जहां तक भारत से उसकी बात है उसमें वो जितनी तनातनी दिखाता है, खासकर वहां के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, जहां वो भारत के प्रति अपनी भूमि के अधिकार को जितने जोर शोर से वो सामने लाते हैं, चीन के प्रति शायद उतना खुलकर वो बात नहीं कहते हैं। नेपाल में चीन की हर हरकत पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो चीन ने भारत को सताने और उसके खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शी जिनपिंग की सबसे खासम खास और चीन की नेपाल में राजदूत हाओ यांकी ने नेपाल के सियासी नेताओं को चीन के चंगुल में लाने की हर मुमकिन कोशिश की। नेपाल की जो हैसियत है, मुझे लगता है कि नेपाल अपने आप में इस तरह की कोशिश नहीं करेगा और ना ही उसकी हैसियत है इस तरह की कोई साजिश भारत के खिलाफ करने की। हाँ, चीन के प्रभाव में आकर वो कुछ ना कुछ इस तरह की तनातनी हमेशा बनाए रख सकता है। जैसे आपने देखा कि जून के महीने में एक नया नक्शा जारी किया गया, कुछ भूमि पर अपना अधिकार दिखाया गया, या और भी कई तरह की टिप्पणियां जब भाषण हुए, तो उस तरह का जिसको हम कहते हैं टैक्टिकल लेवल पर वो कुछ ना कुछ आपस में तनातनी बनाने की कोशिश कर सकता है। कुछ अरसा पहले ये महसूस भी हो रहा था कि चीन अपनी कोशिशों में कामयाब भी होता नजर आने लगा, जब नेपाल की संसद में एक ऐसे नक्शे को मंजूरी दे दी थी जिसमें भारत के साथ उसका सीमा विवाद करीब करीब अपने चरम तक जा पहुंचा था। लेकिन बीते कुछ महीनों के दौरान भारत की कूटनीतिक चालों के आगे चीन का सारा खेल धरा का धरा ही रह गया। 促进务实合作，巩固传统友好，发挥了积极作用。今年是中尼建交65周年，中联部有关团组访尼，旨在围绕疫情防控、治国理政、合作发展。 नेपाल का भारत के नजदीक आना और उसकी शह में चीन के मंसूबों के खिलाफ काम करना शी जिनपिंग को ना सिर्फ अखर रहा है, बल्कि सच पूछो तो चीन का हलक अब वाकई सूखने लगा है, क्योंकि चीन को इस बात का डर सताने लगा है कि नेपाल और भारत की दोस्ती से नेपाल के भीतर चीन का निवेश प्रभावित होगा। नेपाल में चीन ने कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, जिनमें सड़क के अलावा सैन्य ठिकाने भी शामिल हैं। चीन पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा है, इसके अलावा काठमांडू में रिंग रोड तैयार कर रहा है। लेकिन भारत से बड़ी नजदीकी से अब नेपाल में चीन को अपनी सुरक्षा की फिक्र होने लगी है। जो अभी उथल पुथल चल रही है, उथल पुथल जो चल रही है नेपाल में, उससे जाहिर है कि चीन को झटका लगा है कि उनके जो समर्थक प्रधानमंत्री अभी तक वहां बने हुए थे, शायद वो ज्यादा देर तक प्रधानमंत्री नहीं बनकर रह पाएंगे। इसीलिए चीन की पूरी कोशिश है कि नेपाली कांग्रेस पार्टी फिर से एकजुट हो जाए और फिर से ये केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल में बने रहें, क्योंकि उनको फायदा है जब तक शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हिमालय टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीते कुछ अरसे से चीन की सेना की हरकत बेतहाशा बढ़ गई है और इस इलाके में चीन की लाल सेना 2 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी थी। बताया जाता है कि चीन ने नामखा नगर पालिका क्षेत्र के लिमी एरिया पर कब्जा भी कर लिया था। हुमला जिला प्रशासन ने भी इस बारे में रिपोर्ट सरकार को भेज दी थी, लेकिन नेपाल का विदेश मंत्रालय इस मामले में चुप्पी साधे रहा। उधर बीजिंग इस बात को लेकर इत्मीनान में था कि नेपाल के पीएम ओली पर चीन का नशा पूरी तरह से हावी है और वो किसी भी तरह की ऐसी बात से बचेंगे जो चीन को नागवार गुजरे। लेकिन बीते रविवार को पीएम केपी ओली ने चीन को जोर का झटका बहुत जोर से देते हुए संसद ही भंग करने का फैसला लेकर शी जिनपिंग को पसीने पसीने कर दिया। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प तो यह है कि नेपाल ने चीन को करीब करीब उसकी ही भाषा में जवाब दिया है, जैसा चीन अक्सर करता रहा है। ऐसे में अब चीन के पास सिवाय बगले झांकने के कुछ नहीं बचा।
नेपाल को अपने हाथों से फिसलता देखकर अब शी जिनपिंग बुरी तरह बौखला रहे हैं। लिहाजा अब उन्होंने अपनी साजिश को दूसरा मोड़ देना शुरू किया है और नेपाल के ही नेता को अपनी साजिश का हिस्सा बनाने का नया पैंतरा चला है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड ने भारत से मदद मांगी है ताकि नेपाल में लोकतंत्र को बचाया जा सके, लेकिन प्रचंड की इस मांग के पीछे साजिश का साया नजर आ रहा है और ये साजिश है चीन की। मुमकिन है कि नेपाल पर अपना शिकंजा मजबूत करने के लिए चीन ने अब प्रचंड प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारत भी चीन की हर चाल से पहले ही वाकिफ हो जाता है और नेपाल का किसी भी तरह का दिया गया प्रस्ताव भारत कई बार सोचेगा, समझेगा, उसके बाद उस पर फैसला लेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि केपी ओली ने एक जबरदस्त झटका चीन को दिया है जिससे शी जिनपिंग बुरी तरह बौखला गए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चीन का भारत पर निशाना, भारत पर जासूसी का आरोप, प्रचंड हो गए भारत समर्थक। यत्रो नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ, हुँदै नभएको ढङ्गले चाहिँ हत्या गरिएको छ संसद भङ्ग गरेर। यस्तो बेलामा लोकतन्त्रवादी देशहरू किन नबोलेगा होलान्? चीन का सरकारी भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स इस वक्त भारत के खिलाफ आग और जहर उगल रहा है, खास तौर पर नेपाल के पीएम ओली के एक मास्टर स्ट्रोक के बाद जिसने चीन के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर नेपाल में चीन के प्रतिनिधि मंडल की जासूसी करने का आरोप लगाया। चीन की मीडिया ने भारत पर अपना गुस्सा निकालते हुए इस पूरे घटनाक्रम के लिए भारत को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की। अभी तक चीन के हाथों का खिलौना बनकर नेपाल की सियासत में धूम मचाने वाले पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अब एक बार फिर नेपाल में लोकतंत्र की दुहाई देकर चीन के बजाय भारत से गुहार लगाई। नेपाल सरकार को अपने इशारों पर नचाने वाला चीन नेपाल में बदली हुई परिस्थितियों से इतना घबराया हुआ है कि भारत पर जासूसी करने का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स चीनी मंत्री के खुलेआम नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप के बाद भी उल्टे भारत पर नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा रहा है। जबकि इसके ठीक उलट नेपाल की राजनीति में चीन के बढ़ते दखल से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए लोग काठमांडू में सड़कों पर उतर आए। नेपाल के लोगों ने चीन के विरोध में नारे लगाए, बल्कि देश में बढ़ते ड्रैगन की घुसपैठ को लेकर बैनर पोस्टर भी लहराए। देशों के रिश्ते आपस में लगातार बदलते रहते हैं। उसमें ये कहना कि पहले जैसे हो जाएंगे शायद वो अपने आप में सोचना ही गलत होगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि पहले से भी ज्यादा सुदृढ़ हो सकते हैं, पर उसमें बदलाव लगातार आता रहेगा। क्योंकि आज जिस तरह से समाज जुड़े हुए हैं, आपस में लगातार बातचीत करते हैं, लगातार आदान प्रदान होता है, पर्यटन होता है, आना जाना होता है, व्यापार होता है, तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत अलग तरीके से आज राजनीति पर नजर आता है। वो राजा के रिश्ते यहाँ के राजाओं से एक जमाने में होते थे, वो नहीं है, आज लोगों के रिश्ते हैं। इस वक्त शी जिनपिंग के खास दूत बनकर नेपाल पहुंचा एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के बीच का मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे, जिनके बारे में चीन को यही गुमान है कि प्रचंड अब भी उनकी ही टीम से खेल रहे हैं। जबकि नेपाल में प्रचंड ने अब अपनी स्थिति काफी हद तक साफ कर दी है और अपने रुख से ये भी साफ कर दिया है कि उनका झुकाव चीन के मुकाबले भारत की तरफ ज्यादा है। ये और बात है कि नेपाल में लोकतंत्र की दुहाई देते वक्त प्रचंड भारत और अमेरिका को भला बुरा कहने से भी नहीं चूकते। यत्रो नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ, हुँदै नभएको ढङ्गले चाहिँ हत्या गरिएको छ संसद भङ्ग गरेर। यस्तो बेलामा लोकतन्त्रवादी देशहरू किन नबोलेगा होलान्? बताया जा रहा है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शी जिनपिंग के विशेष दूत से मुलाकात करने की हामी भर दी है, जबकि पीएम ओली की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है।
इससे पहले नेपाल के हुमला इलाके में चीन के जमीन कब्जाने की घटना के बाद काठमांडू की सड़कों पर बड़ी संख्या में नेपालियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों ने चीन के दूतावास के बाहर गो बैक चाइना के नारे भी लगाए थे। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में कम से कम 9 बिल्डिंग का निर्माण किया। हालांकि नेपाल सरकार ने अपने ही अधिकारियों की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि चीन ने कोई भी कब्जा नहीं किया है।